बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। 8 अगस्त पाकिस्तान की शायद किस्मत में बड़ा ज़बरदस्त दिन है। इस दिन पाकिस्तान जो है बड़े कारनामे अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह कल ओलंपिक्स में भी रहा और जहां पर अगर हम बात कर लें तो मियां चन्नू पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम जो 27 साल की उम्र में उन्होंने कल पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ हासिल किया। वो एजाज़ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए उन्होंने 14 अगस्त की खुशियों में जो है तोहफा दे दिया। वो था पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल करना। 7 रुकनी दस्ता ज़रूर गया ओलंपिक्स खेलने पाकिस्तान का, बड़ी इस पर जो है उंगलियां भी उठी कि ये खिलाड़ी इतने कम दस्ता क्यों गया यहाँ से पाकिस्तान से, लेकिन इस 7 में से जो है 6 तो नाकाम हुए, लेकिन 7वें ने पाकिस्तान को जिससे उम्मीद थी गोल्ड मेडल पाकिस्तान को 40 साल के बाद दिला दिया। 32 साल के बाद पाकिस्तान ने कोई मेडल हासिल किया और ये कारनामा अंजाम दिया अरशद नदीम ने, जहां पर जेवलिन थ्रो के अंदर कल उन्होंने 92.97 जो है मीटर पर थ्रो मारकर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान के लिए तारीख रकम की। फिर साथ साथ ओलंपिक्स की भी तारीख उन्होंने रकम कर दी, 118 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अरशद नदीम क्या पाकिस्तान के लिए किस किस्म की कारकर्दगी दिखाते रहे हैं माजी में, ये सब कुछ आज अपने शो में भी बात करेंगे अरशद नदीम के हवाले से। और अरशद नदीम ने वो कर दिखाया है जिसके लिए पाकिस्तानी कौम कल रात दुआएं कर रही थी और दुआओं के नतीजे में हमने देखा कि अरशद नदीम की जहाँ मेहनत शामिल थी वहाँ अल्लाह ताला का भी उन्होंने शुक्र अदा किया जब उन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन उसके बाद सजदे के बाद वो हमने देखा कि फूट फूट कर रोते हुए भी दिखाई दिया आया। वो फूट फूट कर क्यों रो रहे थे, क्या खुशी के वो आंसू थे, वो सब कुछ है आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे कि अरशद नदीम क्या कुछ उनके लिए कारनामा अंजाम दे दिया पाकिस्तान के लिए। और साथ साथ अरशद नदीम के लिए जो इनामात की बरसात कल रात से अब तक जारी है और आने वाले वक्तों तक जारी रहेगी, तो यकीनन बहुत से इनामात और पैसों की बरसात उन पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो सक्खर के हवाले से भी कर लेते हैं। मेयर सक्खर ने जो वहाँ पर सक्खर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी तामीर हो रहा है उसको अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। तो बहुत कुछ और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सरजमीन पर अरशद नदीम के लिए होता दिखाई देगा। और हम चाहते हैं कि जब अरशद नदीम वतन वापस पहुंचे तो उसी तरह इस्तकबाल हो जिस तरह पाकिस्तान 1992 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद हुआ था, जिस तरह 2009 में चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद क्रिकेट टीम का हुआ था पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह पाकिस्तान जो है यहाँ पर जो कौम है वो अरशद नदीम का जो है इस्तकबाल करते हुए दिखाई दे। तो हमारे लिए आज का शो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज हम अरशद नदीम के हवाले से ही ज़्यादातर बात करेंगे और अरशद नदीम ने जिस तरह कारनामा अंजाम दिया है सबके सामने, जिस तरह वो वापडा की नुमाइंदगी करते रहे, वापडा ने कितना उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन इसमें एक बड़ा अहम क्रेडिट है मुल्तान सुल्तान को देना चाहिए जिन्होंने बाकायदा तौर पर पेरिस ओलंपिक के अंदर मुल्तान सुल्तान ने उन्हें स्पॉन्सर किया और उसी की बदौलत वो पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए गए। तो मुल्तान सुल्तान का भी बहुत थैंक्स कि उन्होंने अरशद नदीम जैसे काबिलियत वाले प्लेयर्स को जो है पेरिस ओलंपिक्स के लिए सपोर्ट किया और उसने मायूस नहीं किया मुल्तान सुल्तान को और वहां पर उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। सारे सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए आज अरशद नदीम के जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और साथ साथ एक तारीख रकम कर दी है, लेकिन इस तारीख रकम करने में अगर हम थोड़ी सी माजी में चले जाएं तो शायद अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशकिस्मती का है। इसी 14 अगस्त को हमने अपना मुल्क आज़ाद किया, 8 अगस्त को 2 बड़े टाइटल इससे कबल हमने हासिल किए, फिर 8 अगस्त को कल अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तो 8 अगस्त पाकिस्तान की खुशकिस्मती वाला दिन हो गया है। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन भाई। देखें, सबसे पहले तो ये कि अरशद नदीम ने जो कर दिया है पेरिस ओलंपिक्स में 118 साल जो रिकॉर्ड था वो बिल्कुल उखाड़ पछाड़ के रख दिया। और मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से अरशद नदीम जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो है ओलंपिक्स में शिरकत करने के लिए गए थे और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बिल्कुल आसमान की बुलंदियों को छू रहा था और उसने हमेशा आजी और इनकसारी के साथ जो है ये हर किसी से वो कह कर जा रहा था कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है
मैं पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवा कर ही रहूँगा। और फिर सोने पे सुहागा के 14 अगस्त आने वाला है अनकरीब, और अनकरीब ही हम जो अरशद नदीम जब वो गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान आएगा तो 14 अगस्त की खुशियां जो है उस गोल्ड मेडल के साथ बिल्कुल दोबाला हो गई है, क्योंकि 40 साल हो गए हैं कि किसी ने हमें जो है और जब से पाकिस्तान बड़ा 77 साल हो गए हैं, किसी ने, किसी प्लेयर ने, किसी में भी, किसी खेल में हमें आज तक गोल्ड मेडल नसीब नहीं हुआ। ये बिल्कुल अरशद नदीम की मेहनत और पाकिस्तान कौम की दुआओं का नतीजा है, अरशद नदीम की माँ बाप बहन भाइयों की दुआओं का नतीजा है। और फिर फाइनल से एक दिन पहले भी अरशद नदीम जो है वो मीडिया पर आकर उन्होंने कौम से दुआओं की अपील की और उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, इंशाल्लाह जो है मैं आपको गोल्ड मेडल लेकर ही लाऊंगा। और अब देखें माशाल्लाह, कल जब हम पूरी रात जश्न होता रहा पूरे मुल्क में, एक दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जब क्रिकेट का कोई बड़ा इवेंट जो है पाकिस्तान टीम जीतती है तो पूरा मुल्क जो है बिल्कुल यकजान और बिल्कुल एक कालिब बन जाता है। और दूसरी तरफ जावेद साहब, सियासत से भी बालातर अगर हम देख ले तो तमाम ही सियासी रहनुमाओं ने भी बड़ी जबरदस्त जो है अप्रिशिएट किया, मुख्तलिफ इनामात का ऐलान किया, तो यहाँ पर कौम यकजा होती हुई नजर आई सिर्फ स्पोर्ट्स बेस पे। मोइन भाई, यही मैं कह रहा था कि इससे पहले सिर्फ एक क्रिकेट ही वाहिद गेम बचा था जिसमें जो ऐसा कोई अहम मैचेस होते थे तो उसमें कौम बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन अरशद नदीम ने जो कारनामा अंजाम दिया है, इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, इवन के इंडिया के जो लोग थे, नैयर चोपड़ा सेकेंड रहा है, लेकिन ये कि उनकी वालदा ने भी अप्रिशिएट किया अरशद नदीम को। लाख सहाफियों ने उनसे उल्टे सीधे क्वेश्चन किए कि कोई बिल्कुल मनफी बयान दे, लेकिन उन्होंने एक ही बात की कि अरशद नदीम भी मेरे बेटों की तरह है, अगर उसने लिया तो ठीक है, ये सेकेंड आ गया तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं। और पाकिस्तान की अवाम ने जो कल यकजहती का मुजाहरा किया, और हमारे सियासतदान अक्सर व बेशतर हम देखते हैं एक दूसरे के पीछे पड़, कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, लेकिन अरशद नदीम वो वाहिद शख्स है जिसने गोल्ड मेडल जीतकर तमाम सियासतदानों को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया और एक ही बयान पे मजबूर हो गए। सब उसके हक में बयान दे रहे थे, सब तारीफें ही कर रहे थे अरशद की। जिस तरीके से एक छोटे से इलाके मियां चन्नू और चीचा वतनी के संगम से ये दरख्शां सितारा है जो पाकिस्तान से निकलते हुए आज जिसने ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान का पाकिस्तान के सब परचम को बुलंद कर रख दिया है। और इसी हवाले से हमारे साथ अब बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से सैयद मोहम्मद नदीम साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। 2 जनवरी 1997 को पैदा होने वाले मियां चन्नू में और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम ने वो कारनामा अंजाम दे दिया पाकिस्तान के लिए जो शायद तारीख रकम कर गई है। क्या कहेंगे अरशद नदीम के हवाले से? भाई, सबसे पहले तो पूरी कौम को और जितने भी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी रहते हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक ऐसा कारनामा है जो शायद सारी जिंदगी याद रहेगा, क्योंकि आप देखें जो ओलंपिक की जो पिछले जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं, 32 साल से हमारा कोई मेडल नहीं आया, 40 साल से हमारा कोई गोल्ड मेडल नहीं था। तो अरशद नदीम ने जो ये कारनामा अंजाम दिया है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो जितना अच्छा नदीम साहब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने 2 चीजें तो कह दी कि 32 साल से जो हमारे पास है कोई मेडल नहीं आया था, चले कोई बात नहीं, फिर दूसरी तरफ है 40 साल के बाद हमने गोल्ड मेडल लिया, लेकिन हम इंफरादी मुकाबलों में जो है गोल्ड मेडल आज तक नहीं जीत सके थे। 77 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इन 77 ईयर जब हम 1947 का जब हम मनाएंगे 14 अगस्त को, तो लेकिन हमने उसके साथ एक दर्ज कर दिया है अब कि 77वें साल के अंदर हमने पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में हासिल कर लिया है इंफरादी मुकाबलों में। बेशक देखिए शारदा भाई, इससे पहले जो है रेसलिंग में और बॉक्सिंग में जो है वो पाकिस्तान के कांसी का तमगा हमने हासिल किया हुआ था। जी जी, कांसी की ऊपर गोल्ड मेडल जो है वो ये अरशद नदीम ही है, और अरशद नदीम ही हो सकते हैं जिन्होंने जो ये कारनामा अंजाम दिया है। और मैं कह रहा हूँ ये जो हमारा 77वां जश्न आज़ादी है उसके लिए जो अरशद नदीम ने कौम को जो तोहफा दिया है, इससे बेहतर कोई तोहफा हो नहीं सकता मेरे ख्याल में, कि जो जश्न आज़ादी के मौके करीब करीब है और अरशद नदीम ने जो गोल्ड हासिल किया है। और कल मैं देख रहा था वो लाइव सारी शोइंग इवेंट, तो आप यकीन करें कि इतना प्राउड फील हो रहा था, मैं खुद भी बयान नहीं कर सकता। मैं खुद भी इस खेल से वाबस्ता रहा हूँ, नेशनल एथलीट रहा हूँ,
तो अभी कोयटा के अंदर भी अरशद नदीम अनफिट थे जब ये नेशनल गेम्स हुए, तो यासिर अली जो सेकंड हुए थे जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया था, वो बिल्कुल करीब करीब थे। लेकिन जब इन्होंने रीहैब किया है उसके बाद जो क्वालिफाइंग राउंड खेला है, तो उसमें कभी उम्मीद हो गई थी कि जो है ये गोल्ड कर जाएंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड के अंदर जो ओलंपिक के इन्होंने थ्रो की थी वो बिल्कुल रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज की और 86.59 इन्होंने थ्रो। अच्छा नदीम साहब, आप कल ये मुकाबले देख भी रहे थे, थोड़ी सी मायूसी हुई थी जब पहला थ्रो इन्होंने किया था और फिर वो फॉल हो गया था, कितना दिल दुखा था उस वक्त? हाँ देखिए, थोड़ा सा होता है कि पहली थ्रो है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है, आपकी नो हो जाए तो उसे डेफिनेटली जो है वो देखने वाले और खुद प्लेयर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पहली थ्रो ही। देखिए नीरज की भी पहली थ्रो जो है नो हुई थी, पर लेकिन जेवलिन थ्रो का मैंने अमूमन ये देखा है कि 3 जो थ्रो होती हैं स्टार्ट की, उसमें से ही एक बेस्ट थ्रो होती है जो है जेवलिन थ्रोअर की। तो वो देख लें आप, ये उठा लें ओलंपिक का मुकाबला, जितने भी एथलीट उसमें शामिल थे, थ्रोवर थे, उनकी उन जो स्टार्ट की 3 थ्रो है उनमें ही बेस्ट थ्रो निकली हैं, चाहे वो अरशद नदीम हो, नीरज चोपड़ा हो या कीनिया के जो वो थे, ठीक है, वेम्बर थे और दूसरे एथलीट थे, जितने भी उन सबके जो है वो शुरू के 3 थ्रो जो है उनमें ही जो है बेस्ट थ्रो हुई। अच्छा नदीम साहब, यहाँ पर हमने 118 साल तारीख ख़त्म कर दी, रिकॉर्ड बना दिया, और इससे कबल अगर हम बात करेंगे जो इससे कबल जेवलिन थ्रो के अंदर जो थ्रो फेंकी गई थी वो फेंकी गई थी 90.57। ये नॉर्वे के खिलाड़ी थे एंड्रे पार्स, उन्होंने ये थ्रो 2008 में उन्होंने जो है ये थ्रो की थी, और उसके बाद अब अरशद नदीम ने जो है ये कारनामा अंजाम दिया है। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरह पाकिस्तान की जो सपोर्ट करने वाले जो कौम थे उन्होंने कितनी दुआएं की थी कि एक दिन कबल जब उनका वीडियो बयान आया था कि कौम दुआएं करे मेरे लिए, और फिर ये कौम है दुआएं तो कर रही थी पूरी रात, और पहली दफ़ा बल्कि हम देख रहे थे ये दूसरी दफ़ा अरशद नदीम के लिए कौम जागती हुई नजर आई रात को। अमूमन हम हॉकी में जागते दिखाई दिए, स्कॉश में जागते दिखाई दिए, क्रिकेट में जागते दिखाई दिए, लेकिन अब जेवलिन थ्रो के अंदर दूसरी बार अरशद नदीम को देखने के लिए बेताब थी। लोग टीवी स्क्रीन पर बाकायदा तौर पर उसे देख रहे थे लाइव है। तो आप समझते हैं कि कौम दुआओं का असर भी अरशद नदीम पे पड़ा और उन्होंने मेहनत भी जिस तरह की उसका सिला मिलता दिखाई दिया? बिल्कुल शहजादा भाई, देखें हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, ये मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें वो बता रहे थे कि क्रिकेट के बाद ये जेवलिन थ्रो का मुकाबला ऐसा था जिन्होंने तकरीबन 6 करोड़ लोगों ने इंडिया के अंदर ये मुकाबला देखा, और पाकिस्तान में भी कोई नहीं तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 करोड़ लोग जो है वो ये लाइव जो है देख रहे थे। कोई मकसद मोबाइल पर देख रहा है, कोई टेलीविजन पर देख रहा है। और जो ये शुरू में कैंपेन चली है अरशद नदीम का जो इंटरव्यू आया दुआओं के लिए, तो उसके बाद तो और ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी, और फिर पूरी कौम ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में मीडिया पर आपकी हमारी कितनी डिस्कशन हुई है इस हवाले से, अरशद नदीम के हवाले से, कि आखिरी हो पे आपने भी कहा और आपने भी इस बात का आदा किया था कि शायद अरशद नदीम जो वो कौम को जो है वो तोहफा देते हैं जो आज तक किसी ने ना दिया हो। और नदीम भाई कल आपने देखा, पहली दफा आपने देखा कल जो पाकिस्तानी कौम थी, लग ही नहीं रहा था कि ये कोई कौन है कोई कौन है, सिर्फ ये नजर आ रहा था कि आज सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही पाकिस्तान में बस रही है, कोई किसी से इख्तलाफ नहीं, सब भूल के सिर्फ सबकी नजरें जो है अरशद नदीम पे लगी हुई थी। सर बिल्कुल जय भाई, सबसे पहले तो मेरा आपको बहुत बहुत सलाम। और 2009 का वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, मुझे अच्छी तरह याद है, तो उसमें भी इसी किस्म की सिचुएशन थी कि पूरी कौम जो है वो एक पेज पर थी। और 2009 के बाद आज 2024 चल रहा है, तो पाकिस्तान की जो कौम एक साथ नजर आई है वो 2024 में अरशद नदीम के इवेंट पर नजर आई है। चले, बड़ी अच्छी बात आपने की है, 2009 की बात की आपने, T20 वर्ल्ड कप की बात की, यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान ने वो कारनामा अंजाम दिया था। अब नदीम साहब, आप समझते हैं कि जब क्रिकेट के लिए बड़ा बेहतरीन इस्तकबाल होता है एयरपोर्ट पर, और जिस तरह हमने देखा 2009 में इस्तकबाल हुआ, 92 में इस्तकबाल हुआ जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आया था, तो आप समझते हैं अरशद नदीम जब वतन वापस लौटेंगे तो इसी तरह इस्तकबाल भी उनका होना चाहिए? डेफिनेटली दादा भाई, देखें क्रिकेट तो जो वर्ल्ड कप अभी खेला है 20 टीमों ने खेला, T20, ठीक है, वनडे जो है, और मतलब 40-50 से ज्यादा क्रिकेट में ममालिक इन्वॉल्व नहीं होते। ये ओलंपिक के अंदर 206 ममालिक जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक ग्लोबल स्टार के तौर पर उभरे हैं अरशद नदीम, जो इन्होंने कारनामा किया है।
पूरी दुनिया में। हो सकता है फ्रांस के अंदर शायद जो पाकिस्तान के नाम से बहुत से लोग नावाकिफ हों, जो वो ऑडियंस बैठे हुए थे। जब इन्होंने ये कारनामा किया हुआ तो सबने पाकिस्तान का फ्लैग, अरशद नदीम और कौमी तराना जब सुना होगा तो पूरी दुनिया को पता लगा। 206 ममालिक के अंदर तो कम से कम चीज जारी होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली 206 ममालिक में भी ये लाइव जारी थी कवरेज। और उसके अलावा आप देखें ना कि टेलीविजन और मीडिया और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं दुनिया की जो स्पोर्ट्स गेम्स को स्पॉन्सर करती हैं, उनके भी वहाँ पे एम्बेसिडर मौजूद थे। फिर ओलंपिक में भी जो है IOC के भी जो है वो एम्बेसिडर वगैरह, तो पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट तमाम लोग जो है वो ये चीजें देख रहे थे। अच्छा नदीम साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, जावेद साहब से भी बात कर ले रहे हैं। जावेद साहब ये बताएं कि अब तो अरशद नदीम के लिए काफ़ी इनामात कल रात से ऐलानात हो रहे हैं, और आप समझते हैं कि इसका क्रेडिट है यकीनन उनके कोच को भी जाना चाहिए जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और इस मेहनत के सिले में अरशद नदीम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और उन्होंने तकरीबन 6 माह, लास्ट के जो 6 माह थे, बड़ी मेहनत की है ट्रेनिंग के दौरान। तो आप समझते हैं कोच का बड़ा अहम रोल रहा है इसमें अरशद नदीम को बनाने में? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए आजकल आप किसी भी गेम में चले जाए हैं ना, कि ये नेज़ाबाजी के किसी भी गेम में चले, कोचिस का बड़ा अहम किरदार होता है। और आपको पता है ये सिर्फ एक इनफरादी तौर पे सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर कोचिंग करना, और इनके कोच ने कमाल का कॉन्फिडेंस दिया इन्हें। जब वो आपको पता है कि जब इंटर हो रहे थे वो सीजन बेस्ट में, वो जो उनके साथ जो दूसरे नेज़ाबाज थे जो जुलन थ्रो करने आ रहे थे, उनका जो जब उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था वो तो बात की बात है, लेकिन वो बेस्ट थे, ये लास्ट नंबर पे थे जब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर आए। लेकिन कोच ने इनको हौसला दिया, और कोच का सोशल मीडिया पे ये बयान भी चला है, उसने कहा था कि इंशाल्लाह ये 90 प्लस 94 95 तक मार सकता है जवलिन थ्रो। लेकिन असल मसला यही है, अब जितना इनामात की बारिश अरशद नदीम पे हो रही है, देखिए जिसने इसको कुंदन बनाया, जो इस स्टेज से एक छोटे से गांव, छोटे से शहर से लेकर उस कोच ने इसके साथ मेहनत की, और जाहिर है कोच की मेहनत रंग लाई। और अरशद नदीम ने खुद भी तस्लीम किया है कि इसमें सारी देखे कौम की दुआएं, मेरी मेहनत, लेकिन यह है कि मेरे कोच ने जो मेरे ऊपर मेहनत की, मेरे स्टाफ ने जो मेरे ऊपर मेहनत की, ये उसी का ही सिला है कि आज मैं इस मकाम पर। आज इस मुकाम पर नदीम साहब की तरफ वापस आता हूं। नदीम साहब यहाँ पर बात हो रही है इनामात की, बरसात की, क्योंकि आप भी इंटीरियर से ताल्लुक रखते हैं, और इस वक्त मेयर सखन ने भी ऐलान कर दिया वहां पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर हो रहा है वो बाकायदा तौर पर अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। क्या कहेंगे, अगर ऐसे प्लेयर्स हमारे लिए तोहफे देते रहे, टाइटल जीतते रहे, तो बहुत से स्पोर्ट्स ग्राउंड आबाद होते हुए जाएंगे और किसी ना किसी खिलाड़ी से मंसूब होते हुए दिखाई देंगे। शहजादा भाई, मेयर कराची जो है उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम एक शॉर्ट एंड ट्रैक जो है अरशद नदीम के नाम से जो है वो लगाएंगे। सर सबसे पहले तो हम अपना नेशनल कोचिंग सेंटर सही कर ले, ये काफी होगा हमारे लिए। अच्छा देखे ना, अभी जो ये इनामत की बारिश की बात हुई है, और ये ठीक है, अरशद नदीम हमारे ग्लोबल हीरो हैं और अल्लाह ताला उनको और इज्जत है, और अभी गुंजाइश है उनके अंदर, अब वो मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। आपने शायद उनकी फ्रीसिंग नहीं देखी, फॉलो थ्रू जो होता है, बिल्कुल देखिए उनका थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। दूसरे जो एथलीट्स हैं उनकी निस्बत इनकी थोड़ा सा जो है ये स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, वो पूरा बॉडी का जो है वो फोर्स लगाते हैं, तो इनके अंदर भी गुंजाइश है और ये इंप्रूव कर सकते हैं, 100 के करीब भी जा सकते हैं अगर इंप्रूवमेंट ले आए तो मजीद। अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज्जत दी और इन्होंने जो वो हमारा सर्विस फखर से बुलंद किया। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तो अरशद नदीम को हर कोई ऑन करने को आ गया है कि भाई मैंने ये किया, मैं ये कर दूंगा, मैं ये दे रहा हूँ। भाई आप ग्रास रूट लेवल से बच्चे को उठाए ना, अगर यही लोग हमारे थोड़ा बहुत सपोर्ट जो ग्रास रूट लेवल पर कर दें तो हमारे पास कई अरशद नदीम जैसे और प्लेयर भी आ जाएंगे, और फिर उनकी मजीद जो है वो ट्रेनिंग के लिए जो उनको फौरन भेज दें। 6 महीने पहले तो जेवलन के लिए अरशद नदीम परेशान थे, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और पीसीबी के चेयरमैन साहब से मिले। मुल्तान सुल्तान ने फिर सपोर्ट किया इन्हें, मुल्तान सुल्तान को भी क्रेडिट देना चाहिए जो पेरिस ओलंपिक्स के लिए इन्हें स्पॉन्सर किया। बिल्कुल डेफिनेटली देगा, मैं उनको जो है सलाम पेश करता हूँ मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज को, उनके ऑनर्स को, कि उन्होंने इसको ऑन किया, इसके हर तरीके से ख्याल रखा। और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर और मोहसिन नकवी साहब उन्होंने भी जो है इनकी काफी सपोर्ट की। और हमारे ओपनर हैं अहमद शहजाद, और उनका भी मैंने देखा था कि उन्होंने भी इनको 1 मिलियन रुपए का जो है वो चेक दिया था अरशद नदीम को कि भाई आप अपनी ट्रेनिंग के हवाले से निकल लें। तो ऐसे लोग अगर बाकी दूसरे जो हमारे प्लेयर्स हैं, दूसरे खिलाड़ी हैं,
उनको भी सपोर्ट करें तो ये पाकिस्तान जो है मेडलों से गुले गुलजार हो जाएगा। गुले गुलजार हो जाएगा मेडल से। मैंने असल में आपसे एक सवाल किया था, आपने मुर्तजा वाब की तरफ रुख मोड़ दिया। मैं इंटीरियर से सक्कर की बात कर रहा था, जहां पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर हो रहा है वो भी अरशद नदीम के नाम से मंसूब हो रहा है। मेयर सक्कर ने ऐलान किया। क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं और जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आप समझते हैं कि और भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, सिर्फ सक्कर में नहीं, दीगर और शहरों के अंदर भी? इरादा भाई बिल्कुल हर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए और प्रॉपर उनकी जो है वो देख रेख होनी चाहिए, वहाँ पे कोचेज होने चाहिए और बच्चों को सिखाने वाले हों, बच्चे सीखने वाले भी मौजूद हों, स्कूल लेवल के मुकाबले हों। और ये सक्कर के मेयर साहब ने बड़ा अच्छा ऐलान किया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर मैं फिर वहीं पर बात करूंगा कि हमारे हैदराबाद पब्लिक स्कूल में जो टॉटन ट्रैक लगा हुआ है या बीपो खास में लगा हुआ है, टॉटन ट्रैक अभी नया लगा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, और वहाँ पे जो मतलब खिलाड़ी हैं डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं या सिंध को करते हैं या डिस्ट्रिक्ट को करते हैं, उनका तो दाखिला ही मना है। तो ऐसे ग्राउंड नहीं होने चाहिए कि जो यहाँ पे जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं, जो गवर्नमेंट की सतह पर खेलते हैं, वो जो है वहाँ पर जाने से कासिर हों और कोई स्कूल या कोई दीगर लोग उस पर कब्जा करके बैठ जाएं और वो जो है वो किसी को आने ना दें। अच्छा नदीम साहब, आने ना दें, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, क्योंकि इस वक्त मौका भी है और क्योंकि वफाकी हुकूमत से भी हम यही चाहेंगे कि जो हमारा नेशनल कोचिंग सेंटर है वो ज़रा अगर बेहतर कर दिया जाए, उसके ट्रैक चेंज कर दिया जाए, उनमें जो फैसिलिटीज़ है वो खिलाड़ियों तक प्रोवाइड कर दी जाए, तो आप समझते हैं कि ये वो वाहिद जगह है जहाँ से बेशुमार आपको टैलेंट निकल कर सामने आएगा? बिल्कुल, देखें नेशनल कोचिंग सेंटर से मैं हजारों तो नहीं, कई 100 ऐसे एथलीट निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, चाहे वो साउथ एशियन गेम्स हो, एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ठीक है ना। और यहाँ पर मुझे याद है 90s में और लेट 90s में जो है वो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने कैंप लगाया हुआ था। बॉक्सर्स भी जो ओलंपियन थे सारे यहाँ पर हुआ करते थे। पाकिस्तान की हॉकी टीम की फिटनेस यहाँ होती थी। लेकिन अब वो ग्राउंड की इतनी हालत खस्ता हो गई है कि वो जो एथलीट हैं वही बेचारे परेशान है, अनइवन हो गया है, खड्डा है वहाँ पर, कहीं पे कुछ है कहीं पर कुछ है। तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध और जो फेडरल गवर्नमेंट, इन दोनों को मिलकर, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत ये मतलब लिखत में तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है, लेकिन अभी तक ऑन जो है फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि ये टॉटन ट्रैक को रिप्लेस करे और जो है यहाँ पे जो एथलीट हैं या खिलाड़ी हैं उनको जो है वो फैसिलिटेट करें कि अब देखें ना, हमारे यहाँ हर्डल का इवेंट नहीं होता सिंध में, क्योंकि हर्डल है ही नहीं किसी रीजन में कराची के अलावा। तो कहाँ से 30 का खिलाड़ी निकलेगा? फिर जेवलन के लिए आपके पास फाइबर का जेवलन होता है, एक्सपेंसिव होता है, हर खिलाड़ी के पास होता नहीं है। ये कोई अच्छे लेवल पर जाता है तो उसको डिपार्टमेंट दे देता है। तो ये अच्छा नदीम साहब, आपसे भी बहुत से और सवालात भी करेंगे। जावेद साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी नदीम भाई, मैं यही बात करता, जैसे अभी आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात की, हैदराबाद की बात की या मीरपुर खास की बात कही, और अभी आप जो इनकी बात कर नेशनल कोचिंग सेंटर की बात कर रहे थे। देखें, अक्सर ये देखा गया जहां ज़रा सी फैसिलिटी बन जाती है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन उसके बाद हमने अक्सर व बेशतर देखा है कुछ खास किस्म के लोग होते हैं, बिल्कुल वो काबिज होकर बैठ जाते हैं, मकामी प्लेयर्स का उसमें दाखिला बिल्कुल ममनू हो जाता है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ सिंध को सोचनी चाहिए। अभी हम कह रहे हैं कि उस ग्राउंड को बना दें, उसको बना दें, जैसे ही वो बन के तामीर होगा उसमें 2-3 जिम्नाजियम बन जाएंगे, उसके बाद मकामी प्लेयर तो उसमें प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों से हम कब बाहर आएंगे? देखें जावेद साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि ये हम चीज बना तो लेते हैं, लेकिन वहां ना तो प्लेयर्स की रसाई है और ना कोई देख रेख करने वाला है। अब वो क्या होता है कि लाखों करोड़ों की चीज होती है। अब तकरीबन इस पर भी जो है वो 70 से 75 लाख रुपए लगे हैं हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बना है यहाँ पर हैदराबाद में, ठीक है। अब इतना हैवी अमाउंट लगा हो और फिर जो वहां पर कोई खेलने वाला ना हो, तो आप अंदाजा करने की क्या सिचुएशन होगी। तो यही तो चीजें सोचने की है नदीम भाई, असेंबली जी यही चीजें सोचने की, जब हम इतना पैसा लगाने के बाद जो है हम उसकी देखभाल ही नहीं कर सकते। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, चंद एक लोग होते हैं, वो चाहे सियासी खानवादे के हों या कई अफसरान बाला के हों, सिर्फ ये उन्हीं के लिए मखसूस हो जाता है, वही अपने इस्तेमाल में रखते हैं। जो टैलेंट होता है, नेचुरल टैलेंट होता है या वहाँ के मुकामी प्लेयर्स होते हैं, उनको तो आप अंदर एंट्री तक नहीं आने देते। अगर यही तो है। आज देखे ना, आज असेंबली के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने
मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने ऐलान किया है कि प्लेयर्स के लिए चारों सूबे और फेडरल मिनिस्टर स्पोर्ट्स ये मिलके एक इंडोमेंट फंड कायम करें और उस फंड से बच्चों की स्कॉलरशिप और बच्चों को जो है वो अकेडमी लगाएं। आप ये देखें ना, ये 3-4 साल अगर आप मुसलसल बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं तो किसी न किसी लेवल पर तो वो पहुंचेंगे। जब एक खेल होगा ही नहीं और प्लेयर ही नहीं होंगे तो फिर वो आपको कहाँ जाके मतलब मुकाबला करेंगे और कहाँ। लेकिन नदीम साहब इसके, क्योंकि आप बड़ी अच्छी बात है बिलावल भुट्टो साहब ने भी कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम भी चल रहा है और आप समझते हैं कि वो भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो इसको कंटिन्यू रखा गया है, जहाँ से खिलाड़ी हम देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखें शहजादा भाई, मैं जो IPA यूनिवर्सिटी सक्कर उनकी तरफ से मैं भी एक उसमें प्रोग्राम में इन्वॉल्व था। डॉक्टर शाहजमान और असद शेख वहाँ पर वो जो देख रहे होते हैं, वो हेड है वहाँ पर। तो ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद जो आपने टैलेंट फाइंड किया है उसका क्या करना, वो कहाँ पर ट्रेनिंग करेगा और कहाँ रहेगा। आप ये देखें ना कि ये यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, इनकी पढ़ाई का भी होता है, इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हो। ठीक है, प्रोग्राम तो बेहतरीन नहीं है और उससे टैलेंट भी काफी सामने आ रहा है, लेकिन उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। और उसके लिए जैसे अभी जावेद साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे सक्कर में या हमारे जो रीजनल हेडक्वार्टर जो भी हैं उनमें हो कम से कम एटलीस्ट, तो वो प्लेयर जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग करें और वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोचेज अपॉइंट किए जाएं कि भाई आप जो भी बच्चा आता है उनको एंटरटेन करें, उनको कोचिंग दें तमाम खेलों। अब देना एथलेटिक्स जो है वो दुनिया का सबसे कदीम खेल है और मोतबर खेल माना जाता है, इसको मदर ऑफ गेम भी कहते हैं। अगर हम एथलेटिक्स को ही फोकस कर लें तो उससे मजीद खेलों के लिए हमें बच्चे जो है वो मिल जाएंगे, मजीद खेलों के लिए खिलाड़ी मिल सकते हैं। सैयद मोहम्मद नदीम साहब, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त जेवलिन थ्रो की बात हो रही है तो अरशद नदीम का एक नाम सब के जहनों में, सबके लबों पर है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इस खेल में क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल नजर आ रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में आपने नेशनल गेम्स भी हुए हैं, कोयटा में 34वें, वहां भी आप मौजूद थे। आपने भी जिस तरह कहा कि यासिर नाम का लड़का सेकंड पोजीशन पर था, जहां पर उसने फिर टाइटल जीता, जहां पर अनफिट हो गए थे अरशद नदीम। तो आप समझ रहे हैं इस खेल को जान पहचान कराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर नेशनल कोचिंग सेंटर और जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं वहां पर। और फिर अरशद नदीम जैसे कितने प्लेयर्स आपने अपनी आंखों से देखेंगे इसके अंदर टैलेंट मौजूद है, वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। देखिए गिलार भाई, टैलेंट तो हमारे पास बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टैलेंट के हवाले से बड़ा जरखेज है, सिर्फ उसको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर यूटिलाइजेशन कि किस टाइम पर आपने उनको जो है यूटिलाइज करना है और कहाँ पर करना है। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब देखें ना, अरशद नदीम की भी अगर आप स्टोरी देखें पूरी कि जो वो कहाँ से वो निकले, कैसे निकले, लकड़ी के जेवलिन से किया, फिर उनके वालिद साहब क्या करते थे, सारा उन्होंने कितना मतलब सर्वाइव किया और फिर जाकर वो एक लेवल, सर्टेन लेवल पर पहुंचे। अब और फिर किसी कोच ने देख लिया। अब हर प्लेयर को तो कोई कोच नहीं देखेगा कि भाई जो वो आप आ जाएं और कर लें। तो हमें जो है जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे और प्लेयर्स को जो है वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई आपको कितने भी टैलेंटेड हो वो आगे नहीं जाएगा। और जहाँ तक आपने बात की कि नेशनल गेम्स के अंदर टैलेंट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे प्लेयर्स थे वहाँ पर, बड़े अच्छे एथलीट थे और तमाम लोग तैयारी करके आए हुए थे। और जैसे अभी 100 मीटर हुई है ना, आपने देखी है कि तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ ओलंपिक की तारीख में कि तमाम फाइनलिस्ट ने 10 सेकंड से पहले 100 मीटर खत्म किया। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड है 100 मीटर का वो है 10-2 और वहां पर चाहिए होता है 10 सेकंड, यानी कि 20 माइक्रो सेकंड टाइम गिराना है। ठीक है ना। और वो कैसे, वो थ्रू कोचिंग होगा, आपके न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, आपको सहूलतें सही मिले। तो पाकिस्तान के पास टैलेंट तो बहुत है और अच्छे एथलीट भी हैं, सिर्फ उनको जो है गाइडेंस की जरूरत है, कोचिंग की जरूरत है। और ये अरशद नदीम ने जो कारनामा किया है ना शहजाद भाई, आप देखेंगे कि ये एक रेवोल्यूशन की सूरत इख्तियार कर जाएगा, स्पेशली एथलेटिक के अंदर, ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में। और नदीम भाई, ये जो अरशद ने कारनामा अंजाम दे दिया है, 118 साल रिकॉर्ड जो है उड़ा के रख दिया है। आइंदा मैं समझ रहा हूं कि जिस तरीके से 118 साल लगे उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, मैं ये देख रहा हूं कि आइंदा ये जो सदी चलेगी
हर ओलंपिक्स में जहां जेवलिन थ्रो होगा वहां पाकिस्तान का जिक्र आएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अगर वो पहले 90 प्लस वाला जो रिकॉर्ड था उसको 118 साल लगे, तो मुझे लगता है इसको तकरीबन 150-200 साल लगेंगे। कोई ऐसा माई का लाल दोबारा जो अरशद नदीम के रूप में पैदा होगा वही तोड़ सकता, मुझे और तो किसी के बस की नजर नहीं आ रही है चीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद साहब, रिकॉर्ड जो है वैसे तो बनते ही टूटने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने किया कि इनके कोई करीब करीब भी नहीं था। बिल्कुल ये जादुई रिकॉर्ड था। हाँ, 3 मीटर का डिस्टेंस मतलब फर्क था जो नीरज ने किया, वो 89 पॉइंट समथिंग किया था, और इनका जो है तकरीबन नियर अबाउट 93 मीटर के करीब है, ये 92.97 मीटर जो है। तो ये रिकॉर्ड तो ऐसा कर दिया उन्होंने कि अभी जो है वो 90 मीटर कोई थ्रो नहीं कर रहा है, तो 93 के करीब पहुंचे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर देखें आजकल साइंटिफिक दौर है, लोग बायोमैकेनिक्स पे काम कर रहे हैं, लोग स्किल्स पर काम कर रहे हैं, इवन मसल की मूवमेंट किस तरह जनरेट होती है, पावर किस तरह जनरेट होती है, इन चीजों पर काम कर रहे हैं। तो हमें भी पाकिस्तान के अंदर भी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आनी चाहिए। अब आप देखें बायोमैकेनिक्स के टेस्ट के लिए पाकिस्तान में कोई लैब ही नहीं है। एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी कोई लैब लगी है कि वो बॉलिंग एक्शन वगैरह चेक हो जाता है, और के जो उसकी बायोमैकेनिक्स क्या है। नदीम भाई उसकी भी कोई मानता नहीं है, जो लगी है ना लैब उसकी भी कोई रिपोर्ट मान नहीं रहा आजकल। हाँ, वो देखे ना हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी कल्चर है कि हम जो वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि कोई अगर अच्छी चीज हो जाती है या कुछ हो जाता है तो फिर लोग जो एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं। देखा स्पोर्ट्स के अंदर ये इंडिविजुअल इवेंट है, इसमें टोटल मेरिट होती है, लेकिन टीम इवेंट के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। अगर अरशद नदीम का जैसे अगर ये किसी और खेल में होते तो शायद यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। चले किसी और खेल में होते तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन एक अफसोस की बात है नदीम साहब है कि 1988 में हमने बॉक्सिंग में जो है कांसी का तमगा हासिल किया, शाह हुसैन शाह ने हासिल किया, लेकिन एक बॉक्सिंग ऐसा खेल था जहां हम मजीद जो है बेहतर कर सकते थे, अपने प्लेयर्स को बना सकते थे, अपने बॉक्सर को मुकाबलों में उतार सकते थे, लेकिन शायद ऐसा हम करने से कासिर नजर आए। ये वो शोबा था जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मजीद टाइटल ला सकता था, हमने वहां पर तवज्जो नहीं दी अपने बॉक्सर्स के ऊपर है। जो बॉक्सर्स यहां से गए वो भी शायद मुल्क छोड़कर वहीं पर रहना पसंद करते दिखाई दिए, अपने सब्ज लाली परचम को शायद बदनाम करते दिखाई दिए। आप समझते हैं कि बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जहां पर पाकिस्तान शायद आने वाले वक्तों में ओलंपिक्स में कोई कारनामा अंजाम दे सके? शहजादा भाई, असल इशू क्या है कि हमारे यहाँ जो ये फेडरेशन दो बन जाती हैं, अच्छा फिर ग्रुपिंग हो जाती है, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई है। अभी देखें फुटबॉल है, फुटबॉल की भी कोई अभी तक प्रॉपर जो है वो फेडरेशन नजर नहीं आ रही, ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बना रहे थे। ऐसी बॉक्सिंग के अंदर भी है कि पहले जो वो प्रोफेसर अनवर चौधरी साहब थे उस टाइम में तो ये सब लोग एक थे, उसके बाद जैसे ही उनका इंतकाल हुआ है, अच्छा उस टाइम में पाकिस्तान ने जो है 4 बॉक्सर जो ओलंपिक के लिए गए हैं, पाकिस्तान के 4 बॉक्सर ने क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए। और एक टाइम ऐसे भी था कि साउथ एशियन गेम में इंडिया ने खेलने से मना कर दिया था कि हम बॉक्सिंग में ऐसा ही है कि 12 मेडल, 12 कैटेगरी थी, 12 मेडल पाकिस्तान के पास थे, गोल्ड मेडल। तो ये भी टाइम था, और अब ये टाइम है कि हमारे जो वो इनिशियल स्टेज पे क्वालिफाइंग राउंड के अंदर ही बॉक्सर्स बाहर हो जाते हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं होता, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, और अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए भी एक लंबा जो है वो जद्दोजहद है, लंबी, तो वो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्सर्स हमारे पास अभी भी हैं बहुत अच्छे, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि उनको प्रॉपर कोचिंग मिले और प्रॉपर मुकाबले मिले। जैसे नूर दस्तगीर ने बयान दिया कि मुझे 4 कंट्रीज में जाकर खेलना था और उसके बाद मुझे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना था, लेकिन मुझे फेडरेशन वालों ने भेजा ही नहीं। चले ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि यहाँ पर जो प्लेयर्स अच्छी कारकर्दगी दिखाता है उसे थोड़े वक्त पर सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर वक्त पे सपोर्ट कर दिया जाए तो कहीं अरशद नदीम पाकिस्तान को मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है कौमी खेल हॉकी की बात कर लें, मुसलसल 12 साल हो गए यहाँ पर नदीम साहब है, इस तरफ है क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तवज्जो नहीं दे रही? इस पर तो 2 फेडरेशन ही नहीं थी ना, हाल में बनी लेकिन वो भी ख़त्म हो गई। तो अब आप समझ रहे हैं कि यहां पर अब तवज्जो देने की जरूरत है हॉकी पर भी। अब बेशक बिल्कुल, हॉकी जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो हॉकी के अंदर नाम बनाया, जो मकाम हासिल किया, और जितने मकसद एजाजात पाकिस्तान ने हॉकी के अंदर हासिल किए हैं शायद ही किसी खेल में किए हों। एक स्क्वॉश जो ओलंपिक में है नहीं, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा वो करूंगा कि क्योंकि हॉकी जो ओलंपिक में खेली जाती है और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीते हैं, गोल्ड मेडल भी हासिल किए 3 दफा,
तो हॉकी का असल में इशू फिर वही आ जाता है कि पहले ग्रास पर होती थी, ठीक है ना। इन्होंने दोनों ने क्या किया कि इसके लिए जो आर्टिफिशियल ग्रास एस्ट्रोटर्फ वो इंट्रोड्यूस कर दी। वो इंट्रोड्यूस की तो अब हमारे यहाँ तो जो है फुकदान था एस्ट्रोटर्फ का, तो जब आप ग्रास पर खेलते हैं और डायरेक्ट एस्ट्रोटर्फ पर जाते हैं तो आपके मसल की जो पावर है और जो उसकी इलास्टिसिटी है या उसकी स्ट्रेंथ है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। और क्योंकि उसमें गेम फास्ट हो गया तो एशियन स्टाइल जो है एस्ट्रोटर्फ के ऊपर बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये एस्ट्रोटर्फ वगैरह लगी हैं तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत पाकिस्तान ने, इंडिया ने तो हॉकी बेहतर कर ली ना, हम क्यों नहीं कर पा रहे? देखें इंडिया में प्रॉपर एक मैकेनिज्म बना हुआ है, वो लोग हर खेल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और उनकी लीग होती है। आप ये देखें ना, उनकी बैडमिंटन की लीग अलग है, मोटो जीपी की अलग है, हॉकी प्रो लीग अलग है, कबड्डी प्रो लीग अलग है और आईपीएल अलग है। तो आप ये देखें उन्होंने तो एक इंडस्ट्री का मतलब सूरत इख्तियार कर लिया, उनकी तमाम लीग्स हैं और दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स वहां पर आकर खेलते हैं। अब हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट के अलावा कोई लीग नहीं होती। चले, क्रिकेट के अलावा हमारे पास कोई लीग नहीं होती है। नदीम साहब बहुत है, क्योंकि इस वक्त टाइम भी हमारे पास है, बहुत शॉर्ट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का वीनस स्पोर्ट्स में। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।